अच्छा, रिमेनिंग क्वेश्चंस है आपके पास। अ टेनिस बॉल हैज अ मास ऑफ 57 ग्राम्स। अब दोबारा से यहाँ पे एक मास दिया है। अभी हम देखते हैं कि एक ही बॉडी है या दो बॉडीज है यहाँ पर। और अ टेनिस प्लेयर हिट्स द टेनिस बॉल with a tennis racket. The tennis ball has a velocity of 25 meter per second when it hits the racket. तो इसका मतलब है यहाँ पे दो बॉडीज वाला केस है। ठीक है। तो दो बॉडीज का मतलब ये हुआ कि आपके पास शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें सॉल्व करना हो। तो बेसिकली द टेनिस बॉल हैज अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद लिखा है द वेलोसिटी ऑफ द टेनिस बॉल व्हेन इट लीव्स द प्लेयर रैकेट इज 15 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स अप्रोचिंग पॉइंट। तो एक स्पीड ये हमारी ये फाइनल है, बेसिकली ये इनिशियल थी। ठीक है। द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेनिस रैकेट ऑन द बॉल इज 35 न्यूटन। इस बार उन्होंने फोर्स भी दिया आपको। ठीक है। तो ये भी आपके पास वेरिएंट डिफरेंट है क्वेश्चन का। और फॉर हाउ लॉन्ग इज द टेनिस बॉल इन कांटेक्ट विद द टेनिस रैकेट। तो आपसे वो टाइम पूछ रहा है। अच्छा, सिचुएशन उन्होंने इस तरह की दी है कि 57 ग्राम की बॉल थी। वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते हुए आई। ठीक है। और 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करने के बाद आकर उसने रैकेट को हिट किया। और रैकेट को हिट करने के बाद जब वो बाउंस बैक हुई। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ द टेनिस बॉल व्हेन इट लीव्स द प्लेयर्स रैकेट इज 15 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो आपको डायरेक्शन का भी उसने रेफरेंस खुद दे दिया। और फोर्स दे दी और टाइम आपसे पूछा है, तो अब आपको आइडिया तो हो गया वो इम्पल्स की बात कर रहा है आपसे। ठीक है। तो एफ टी इज इक्वल्स टू एम वी वाली इक्वेशन। ठीक है। अब एक आपने बताया कि हम सिंपल इम्पल्स वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। यानी एफ टी इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड। ठीक है। तो आप इससे देखो क्या आंसर आता है। फोर्स आपके पास 16.2। 16.2। अच्छा, आपके पास यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है, ये आप माइंड में रखना। और मास ग्राम्स में है, ये भी याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मास की वैल्यू आपके पास केजी में नहीं है, ग्राम्स में गिवन है। ठीक है। तो इस चीज को भी माइंड तो में पहले रखना। डिवाइड बाय 1000 करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास को भी यूनिट देख लेना, क्योंकि आंसर आपको दिख रहा होगा कि बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, तो इतना लेंदी आंसर तो नहीं आएगा। सी आंसर आ रहा है। सर ठीक है। तो बेसिकली आपने इसको 1000 से डिवाइड कर लेना पहले। बी बी अच्छा, तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर इसको डिवाइड कर लोगे आप। और डिवाइड करने के बाद फिर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। तो टाइम इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो सी आंसर आ रहा है 0.065। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो वो डिस्कस कर ले। वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, वैसे सिंपल था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। समझ भी आ गया था कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में सर सारी चीजें। हम्म। आगे आ रहा है।
आंसर बी आ रहा है। आंसर बी आ रहा है। बी आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास सिंपल, आपने पहले मास को कन्वर्ट कर लिया और मास को कन्वर्ट करने के बाद ठीक है 0.057 kg आपके पास मास है। ठीक है, जो गिवन है हमारे पास। और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो आपके पास 0.057, और जो मास गिवन है हमारे पास, वेलोसिटी फाइनल है 15, और इनिशियल जो थी वो हमारी 25 थी। अच्छा, अब आप देखो इसमें डायरेक्शन को इन्वॉल्व लाजमी करना। आपने देखो पहले फॉरवर्ड मूव कर रहे थे, फॉरवर्ड मूव करते हुए जो इनिशियल वेलोसिटी थी हम उसे पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। और अब दोबारा से वही केस है, जब हम ऑपोजिट जाएंगे तो हमारा साइन फिर चेंज हो जाएगा। तो वो जो फाइनल और वो था नेगेटिव वाला केस अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो उसको मिस नहीं करना है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये होगा कि फाइनल जो स्पीड थी आप उसके साथ लिखोगे -15, और इनिशियल जो थी उसके साथ लिखोगे -25। ठीक है, और फिर उसको आप डिवाइड करोगे फोर्स की क्वांटिटी से, फोर्स यानी 35। इसी से कैलकुलेशन की थी। नहीं सर, वो मैंने डायरेक्शन ही लगाई थी सर। डायरेक्शन इसमें यस देखो सर, उन्होंने, मैंने भी लगाई हाँ, थी, अब ठीक आंसर आ रहा है। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया। और जब वो आपसे इम्पल्स का क्वेश्चन पूछेगा ना सिंगल बॉडी, तो हमेशा आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डायरेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही, ये यूज करेंगे। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जब दो बॉडीज की बात होती है तो दो बॉडीज में आप जो है वो M1 U1 M2 U2 वाला कॉन्सेप्ट देखते हो, उसमें साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जब वो आपसे सिंगल बॉडी का पूछता है, तो सिंगल बॉडी में आपके पास डायरेक्शन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वहां पे डायरेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सबका क्लियर हो गया अब यहाँ तक। अच्छा, 7 में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट, ये थियोरेटिकली पूछा है, कैलकुलेशन नहीं करनी। ऑब्जेक्ट एक्स मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड अलोंग अ फ्रिक्शनलेस सरफेस टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वाई। ठीक है, इसका मतलब है ये रेस्ट स्टेट में इसकी वेलोसिटी 0 है, और एक्स जो है वो उसकी डायरेक्शन में मूव करके इसको कोलाइड किया इसने। और कोलाइड करने के बाद हुआ ये आपके पास, दे मेक अ नॉइज एज दे कोलाइड एंड देन बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव टू द राइट, मतलब दोनों कोलिजन के बाद राइट हैंड साइड पर मूव हो गए। तो विच इक्वेशन इज करेक्ट? तो बेसिकली दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जाहिर सी बात है दोनों की स्पीड में चेंज आ गया, क्योंकि जो पहले रेस्ट पे था वो मूव करने लग गया, जो मूव कर रहा था उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इक्वेशन देखनी है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाई। अच्छा, इसमें ये याद रखना कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के कोलिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखना थोड़ा सा। और एक बार दोबारा से आंसर देख लो। सेकंड में इम्पल्स का पूछा है, थर्ड में काइनेटिक एनर्जी, और फोर्थ में मोमेंटम। ठीक है, अब देखो पहले क्या था, पहले वाई जो था वो रेस्ट पे था। अब आप देखो दोबारा से अगर इसको इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके देखो ना, M1 U1 प्लस M2 U2 और M1 V1 प्लस M2 V2। अब इसमें आपके पास जो एक बॉडी है उसकी तो वेलोसिटी 0 थी। इसका मतलब है अगर लेट सपोज 2 वाले को हम 0 ले रहे तो ये मोमेंटम तो खत्म हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास क्या बचा? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, जो इक्वल है आपके पास मोमेंटम ऑफ, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट बन रहा है इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्योंकि एक्स का मोमेंटम तो पहले भी था, सर एक वो बाद में भी था। सर एक हम्म। सवाल है। सर, जी, M1 U1 और M2 U2 जो है वो हम इक्वेशन के एक साइड पे दो अलग ऑब्जेक्ट्स का रखते हैं या एक ही ऑब्जेक्ट का होता नहीं, इसमें हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस को अलग अलग रखते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो बिफोर कोलिजन वाली होगी,
और राइट हैंड साइड वाली आफ्टर कोलिजन। तो इसमें लेट सपोज ये m1 है और ये m2 हो गया। वो मर्जी है, m2 आप सेकंड को ले लो या फर्स्ट को, वो आपकी मर्जी है। लेकिन दोनों साइड्स पर दोनों के मासेस इंक्लूड होते हैं और दोनों की स्पीड इंक्लूड होती है। एक साइड बिफोर कोलिजन बताती है और आपको दूसरी साइड जो है वो आफ्टर कोलिजन। ठीक है सर। अच्छा, अब आप कह रहे हो ना कि ए पॉसिबल क्यों नहीं है। ए पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास, जब हम बात कर रहे थे मोमेंटम की, तो मोमेंटम में सबसे पहले हमने ये बात की थी कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो रेस्ट स्टेट में कोई मोमेंटम होता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑब्जेक्ट तो इनिशियली रेस्ट पे था, तो उसका मोमेंटम आपके पास जो है वो वाई के बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो सकता। और हमारे पास कोई ऐसा लॉ भी नहीं है, कोई ऐसी इक्वेशन भी नहीं है जिससे हम उनको कंपेयर करें। ना उन्होंने आपको कोई ऐसी सिचुएशन दी है जिसमें उन्होंने कहा हो कि दोनों का मोमेंटम सेम है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो कि जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो आप प्रॉपर इक्वेशन यूज करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर वो लिख कर देते कि दोनों का मोमेंटम सेम है, फिर आप कंपेयर कर लेते डेल्टा पी वन इक्वल्स टू डेल्टा पी टू, फिर उस कंडीशन में हम ए को राइट कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक जर्नल कॉन्सेप्ट पूछा है। जर्नल कॉन्सेप्ट यही बनता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई करो और उससे सॉल्व करके देख लो क्या आंसर आता है। और 8 भी आपके पास स्टेटमेंट है, अ रॉकेट इज लॉन्च्ड अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून, हॉट गैसेस आर इजेक्टेड डाउनवर्ड ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब आपके पास इसमें ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अब इसमें ये याद रखना कि रॉकेट को आपने लॉन्च किया है और वो सरफेस ऑफ मून से अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, और एक चीज उन्होंने और इम्पोर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट की है कि हॉट गैसेस आर इजेक्टेड डाउनवर्ड ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बेसिकली वो आपके पास एक तरह से इम्पल्स की भी आपको हिंट दे रहा है। ठीक है, एक आंसर आया ए। ठीक है, और कोई आंसर? अच्छा, ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट है ना, अब आपके पास जब रॉकेट की एग्जांपल लेते हैं तो रॉकेट की एग्जांपल पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब ये कि एक्शन रिएक्शन फोर्स दोनों होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्स दोनों होंगी। तो इसको तो हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, ए और बी हो गया कैंसिल। ठीक है, अब 50-50 चॉइस हो गई, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो उसकी एप्लीकेशन पे काम करता है, रॉकेट का लॉन्च होना और मूव करना। तो अब आपके पास सी और डी ऑप्शन बचा है। ठीक है, मतलब आपके पास ये वाली स्टेटमेंट ए और बी वाली सही है, ये अप्लाई होती हैं वहां पर, लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में उसने पूछा नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट के लिए हमारे पास ये सही नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अपनी जगह पर। अब सी में उन्होंने लिखा है टोटल मोमेंटम ऑफ हॉट गैसेस इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द रॉकेट। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम यहाँ पर बिफोर और आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने आपको लिख कर दिया कि टोटल मोमेंटम जो हॉट गैस का था वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम ऑफ रॉकेट के। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास आपने पढ़ा था कि कोलिजन होना चाहिए वहां पर, और कोलिजन में बिफोर और आफ्टर कोलिजन आपके पास मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने लिख दिया कि बट टोटल मोमेंटम जो है वो इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ रॉकेट के। जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में 7 में उन्होंने लिखी थी स्टेटमेंट, ए वाली स्टेटमेंट ये भी वही चीज बता रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ अगर कोलिजन का रेफरेंस दिया होता तो फिर सी पॉसिबल था। और डी में लिखा है द टोटल मोमेंटम ऑफ द हॉट गैस एंड द रॉकेट व्हेन द हॉट गैसेस हैव बीन इजेक्टेड इज जीरो। तो अगर मोमेंटम की बात हो रही है तो मोमेंटम आपके पास जीरो वहां पर सिर्फ रेस्ट स्टेट में ही पॉसिबल है। तो आपके पास ये भी सही है, लेकिन हमारे आंसर के अकॉर्डिंग क्योंकि हमने गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए ये आपके पास ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है,
क्योंकि जब हॉट गैस इजेक्ट होती है स्टार्ट में, तो इनिशियली आपके पास रॉकेट लिफ्ट नहीं करता, थोड़े टाइम बाद आपके पास लिफ्ट करना शुरू करता है। तो इस वजह से आपके पास मोमेंटम का चेंज जो है वो डिफरेंट होता है। सर आप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो पार्ट सी है। पार्ट सी में बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ हॉट गैस। ठीक है, अब टोटल मोमेंटम ऑफ हॉट गैस का मतलब ये हुआ कि आप जब जितनी भी गैस इजेक्ट की है, आप उसका जितना भी मास है वो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स और उससे हम कर लेंगे, वो तो एक अलग केस है। और फिर उसकी जो भी स्पीड होगी अब यहाँ पर, और जिस स्पीड से भी मतलब उसको रिपल्शन मिल रही है, वो हम इम्पल्स से कैलकुलेट कर लेंगे बाकी। और उसको उन्होंने कहा है कि वो मोमेंटम ऑफ रॉकेट के इक्वल है। अब दोनों अगर इक्वल होते हैं, मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कोलिजन, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता कि आपके पास इक्वल का रेफरेंस ये हुआ कि जो रॉकेट आपके पास इनिशियली था, जब वो अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो सिर्फ अपर डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व नहीं हो रहा, क्योंकि रॉकेट जो है वो आपके पास अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अपर डायरेक्शन का मतलब ये कि मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, इक्वल नहीं है। इक्वल उस सेंस में होता है जब आप लिखते कि कंजर्व वाली स्टेटमेंट होती कि बिफोर आफ्टर कोलिजन सेम है। अभी हमने यहाँ पर एक फैक्टर लिखा था ये वाला, कि मोमेंटम चेंज इफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स। तो जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब है आपके पास मोमेंटम चेंज हो रहा है। और जब मोमेंटम चेंज होता है तो इसका मतलब है मोमेंटम सेम नहीं है। तो यहाँ पर ये जो इक्वल लिखा है ना, इस वजह से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा है, रॉकेट जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वजह से। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से सी स्टेटमेंट हमारे पास राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम रॉकेट का चेंज हो रहा है अभी, क्योंकि पहले वो रेस्ट में था, वो मूव कर रहा है, तो उसका मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, और 9 वाला भी सेम है। 9 वाले में भी सेम आपने ऑपोजिट डायरेक्शन का केस दिया हुआ है। पर सर डी क्यों ऑप्शन नहीं है? मतलब अगर दोनों का जीरो है तो ये भी एक तरह से सेम नहीं हो गया? द टोटल मोमेंटम ऑफ द हॉट गैस एंड द रॉकेट व्हेन द हॉट गैस हैव बीन इजेक्टेड इज जीरो। अच्छा, अब उसमें इजेक्ट की बात की है ना, तो उस टाइम पे जीरो इसलिए था क्योंकि उस वक्त चेंज नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त रॉकेट आपके पास अपवर्ड लॉन्च नहीं हुआ। क्योंकि जब इनिशियली गैस आपके पास रिलीज होती है, तो बिल्कुल इनिशियली तो रॉकेट लिफ्ट नहीं होता, थोड़े टाइम बाद होता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर जब गैस इजेक्ट होगी इनिशियली, तो इनिशियली तो वो आपके पास मूव नहीं करेगा, तो वहां पे कंजर्व हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब रॉकेट अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अपर डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये कि उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो इस वजह से सी पॉसिबल नहीं है। तो सर इसीलिए सी की जो है उनकी मोमेंटम इक्वल नहीं है, क्योंकि Equal है, हाँ। पहले रॉकेट जो है वो हम्म, जीरो भी था। जीरो पे था, फिर अच्छा। बाद में वो अपर डायरेक्शन में मूव करने लग गया, इस वजह से। ओके। और जब हॉट गैस इजेक्ट हो रही होती है, उस वक्त रेस्ट में अगर बात हो रही होती है, तो वो जीरो होगा, जिस तरह स्टेटमेंट डी लिखी है। मतलब ए बी डी अपनी जगह पर सही है अगर नॉर्मल स्टेट में हम बात करें। सी स्टेटमेंट ऐसी है कि जो इस सिचुएशन के हिसाब से रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मोमेंटम इक्वल नहीं है। और 9 वाले में भी आपके पास इसी तरह है, क्रिकेट बॉल हैज अ मास ऑफ 0.16 kg। और इसको हम लिख लेते हैं मास ऑफ बॉल। द बॉल ट्रेवल्स एट 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल ही है अभी तक। बॉल इज हिट बाय अ बैट विद अ फोर्स ऑफ, अब फोर्स आ गई यहाँ पर। द बॉल मूव्स ऑफ एट, ये फाइनल आ गई बॉल की, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें भी आपने इम्पल्स वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। सेम वही क्वेश्चन है, मतलब ये इम्पल्स वाला क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड है, क्योंकि ये पास पेपर्स में से काफी टाइम आपके पास रिपीट हुआ है। ठीक है, एफ टी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू। ठीक है, और इसमें भी आपने हाउ लॉन्ग यानी टाइम फाइंड आउट करना है। तो मास को इसमें भी कन्वर्ट कर लेना आप पहले केजी में, और उसके बाद फिर एफ फाइंड कर लेना कैलकुलेट करके। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बी आंसर आ रहा है? ठीक है,
ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन आपके पास इसमें इम्पल्स से रिलेटेड थे और फ्लोर कंजम्पशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड थे। और बाकी भी पास पेपर्स फिर आप देख लेना, आईजीसीएससी में आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, एक या दो क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार होता है कि दो क्वेश्चन हो। हाँ, क्योंकि इसमें भी सिंगल ऑब्जेक्ट था तो इस वजह से हमने इसमें इम्पल्स यूज किया है। तो आपको बाकी क्वेश्चंस आईजीसीएससी में से देख लेना, लिंक मैंने सेंड किया था दोनों के पास पेपर्स का। वरना ये कि कल से हम करेंगे ईयरली तो उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन यही होंगे। ठीक है। हाँ जी, हमारी क्लास 6 तक होगी। ठीक है, अभी बस आप 5 मिनट बाद ज्वाइन बैक करो।